हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम जीके के यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 28 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या दोस्तों यूपी पुलिस, या फिर रेलवे के कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए इससे संबंधित आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 352, यानी दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपको 2 अनुच्छेद और याद करने हैं यहाँ पर, 356 और 360। तो देखिए 356 में ये हो जाता है राष्ट्रपति शासन। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। तो इसे आपको याद रखना है कि 356 में यदि आपसे पूछे तो 356 में राष्ट्रपति शासन है, और यदि 360 में पूछे तो 360 में हो जाता है दोस्तों वित्तीय आपात। कौन सा दोस्तों, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात 360 में हो जाता है और 356 में हो जाता है राष्ट्रपति शासन, और यहाँ पर 352 में हो जाता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये सभी याद हो गए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 मई, यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका 1 मई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर शासक हैं, तो किसने किसने यहाँ पर बौद्ध धर्म का समर्थन किया और किसने नहीं किया। तो देखिए हमसे पूछा है किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। तो अशोक, इसने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, और दोस्तों हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। लेकिन जो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का नहीं दोस्तों, इसने जैन धर्म का समर्थन किया। किसका दोस्तों, यह जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो संलेखना विधि होती है, प्राण त्यागने की संलेखना विधि होती, उसके द्वारा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था, या हम कह सकें उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, तो संलेखना विधि द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बाकी अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोबोस और डीमोस यह 2 उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो आपको बताना है कि फोबोस और डीमोस यह 2 जो उपग्रह हैं यह किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल, यानी दोस्तों फोबोस और डीमोस ये दोनों उपग्रह मंगल के उपग्रह हैं। और यदि हम पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह बृहस्पति का है, ज्ञानामीड सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का है, ज्ञानामीड। इसे भी आप याद रखेंगे। और शनि के उपग्रह की बात करें तो दोस्तों टाइटन क्या है, ये शनि का उपग्रह है टाइटन। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे। तो दोस्तों जो मगध के शासक बिंबिसार थे, तो आपको पता होगा कि मगध पर जो पहला शासन हुआ था हर्यक राजवंश का। किसका दोस्तों, हर्यक राजवंश का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और हर्यक राजवंश के प्रथम शासक दोस्तों वह बिंबिसार थे। तो बिंबिसार यहाँ पर हर्यक वंश से हो जाते हैं। किस वंश से दोस्तों, ये हो जाते हैं हर्यक वंश से, जो कि मगध का पहला शासन था यहाँ पर हर्यक राजवंश। तो उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था। तो 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो स्थापित संपादित यहाँ पर बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंग दर्शन। यानी दोस्तों बंग दर्शन क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित मासिक पत्रिका का नाम था। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। तो देखिए अब यहाँ पर जो दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर जो बाकी उपग्रह हैं यहाँ पर जो बाकी ग्रह होते हैं वह पश्चिम से पूर्व की तरफ, किसके दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं। पर यहाँ पर आपको याद रखना है दो ग्रह, शुक्र, पहला हो गया शुक्र और दूसरा हो गया दोस्तों यूरेनस यानी जिसे हम कहते हैं अरूण यानी यूरेनस। तो शुक्र और अरूण दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो कि पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम, और बाकी के जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। पर शुक्र और अरूण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं, और बाकी के ग्रह जो हैं वह पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि शुक्र और अरूण। तो देखिए ऑप्शन में वही हमसे पूछा गया है कि कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। तो पूर्व से पश्चिम दो ग्रह हैं यहाँ पर, शुक्र और अरूण। तो अरूण को हम क्या कहते हैं, यूरेनस भी कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यूरेनस। तो यूरेनस दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी 1872 में। और किसके शासनकाल में हुई थी, यानी वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो। उस समय कौन थे वायसराय दोस्तों, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में यहाँ पर 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। अब दोस्तों यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि 10 की जनगणना कब शुरू हुई। तो 10 की जनगणना आप याद रखेंगे कि 1881 में 10 की जनगणना शुरू हुई लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में दोस्तों, लॉर्ड रिपन के काल में। यानी 1881 से जो जनगणना देखिए इस समय भी 10 वर्ष बाद मनाई जाती है, यानी 10 वर्ष के अंतर पर। तो ये 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ 10 की जनगणना। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उन्हें खिताब दिया गया और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दिया वह था। तो जो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को यहाँ पर खिताब दिया था, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने उसे त्याग दिया था, वह कौन सा खिताब था। तो केसरे हिंद की यहाँ पर जो खिताब उन्हें उपाधि मिली थी उसे उन्होंने त्याग दिया था असहयोग आंदोलन के समय। तो इसे आप याद रखेंगे कि कौन सी उपाधि थी, केसरे हिंद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था। तो टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था। किसका दोस्तों, मैसूर, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर लाला लाजपत राय, सरदार बलदेव सिंह, राणा रणजीत सिंह, भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई है। तो प्रतिरोध को जो मापा जाता है वह इकाई कौन सी है। तो वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम।
तो प्रतिरोध को जो मापने की इकाई है दोस्तों वह होती है हमारी एम्पियर। क्या होती है दोस्तों? एम्पियर प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है। सॉरी, यहाँ पर एम्पियर नहीं दोस्तों, ये तो धारा की मापने की इकाई एम्पियर होती है। जो प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है वह क्या होता है? ओम। तो ओम प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई की नोक पर ज्वलनशील द्रव्य होता है। तो दिया सलाई की जो दिया होती है यानी जो सलाई होती है दोस्तों, जो माचिस होता है उसकी नोक पर जो ज्वलनशील द्रव्य यानी जो ज्वलनशील पदार्थ है, यहाँ पर पदार्थ होगा, ज्वलनशील जो पदार्थ होता है वह किसका बना होता है? तो यहाँ पर देखिए जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वह फास्फोरस का बना होता है। किसका दोस्तों? फास्फोरस का बना होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में टोडरमल संबंधित था। यानी जो दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल थे वह किससे संबंधित थे? तो टोडरमल देखिए अकबर के शासनकाल में टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, यानी उनके नवरत्नों में से एक थे। और टोडरमल दोस्तों यहाँ पर जो भू राजस्व का देन है वह टोडरमल का ही देन था। तो भू राजस्व से संबंधित थे, तो भू राजस्व ऑप्शन नंबर सी, ये टोडरमल इसकी देन है, यानी टोडरमल की देन थी यहाँ पर भू राजस्व को लागू करने की। तो ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व टोडरमल से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों चाणक्य को हम यहाँ पर समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, अमरगुप्त, विष्णुगुप्त, तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं दोस्तों, और चाणक्य को यहाँ पर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य को इसको नाम से विष्णुगुप्त के नाम से। और बात करें चाणक्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, और उनके सलाहकार थे, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, जो कि मैंने अभी बताया कि 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, और उस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। तो लॉर्ड मेयो आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं है? पश्चिमी घाट का दोस्तों मतलब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप होता है। अब देखिए जो इस साइड यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, इस साइड जो होते हैं तो उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और यहाँ इस साइड इसे पूर्वी घाट कहते हैं। तो वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं है, यानी इस दिशा से, यहाँ से नहीं है इस नदी का उद्गम। देखिए कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से निकलती, यानी महाराष्ट्र से। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र हमारा इसी यहाँ पर इसी साइड है पश्चिमी घाट की तरफ। तो ये हमारा दोस्तों कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। अब देखिए कावेरी, तो कावेरी नदी हमारी दोस्तों ये कर्नाटक और यहाँ पर केरल साइड बहती है, तो कर्नाटक केरल साइड। तो ये देखिए ये भी क्या है, कर्नाटक हमारा इसी साइड है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, पश्चिमी घाट से हो गई। अब गोदावरी की बात करें तो गोदावरी भी दोस्तों यहाँ पर हमारा इसी साइड से निकलती है, तो गोदावरी भी हमारी पश्चिमी घाट की नदी है। और बात करें दोस्तों महानदी की, तो महानदी दोस्तों ये हमारी हो जाती है सही ऑप्शन, यानी महानदी हमारी दोस्तों यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ये हो जाती है हमारी महानदी। तो महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, यानी ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है दोस्तों ग्लूटारिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी में जो अम्ल पाया जाता है उसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, यानी फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। और बात करें दोस्तों एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और सीट्रिक तो खट्टे पदार्थों में यहाँ पर सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक दोस्तों ये हमारा पवित्र ग्रंथ हो जाता है बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म इसका सही उत्तर होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का यहाँ पर पवित्र ग्रंथ हो जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध जी के उपदेश की चर्चा यहाँ पर त्रिपिटक में। और त्रिपिटक में देखिए 3 भाग हैं।
विनय पिटक। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पर 3, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक होता है दोस्तों हमारा अभिधम्म पिटक। क्या होता है? अभिधम्म पिटक। तो ये दोस्तों हमारा होता है अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के भाग होते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चिन्ह होता है, यहाँ पर आपका RBI इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है। तो इसके बीच में एक आकृति बनी होती है एक पशु की, तो वह किस जानवर की आकृति यानी किस पशु की आकृति होती है। तो उस पर जो आकृति बनी है वह बाघ की आकृति है। किसकी दोस्तों? बाघ की। इसे आपको याद रखना है। और बात करें RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और बात करें दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और स्थापना की पूछे दोस्तों तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है। और अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है वह द हैग में है। कहाँ पर? द हैग में। ये कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड। कहाँ पर है? नीदरलैंड। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हैग में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दामोदर नदी, कोसी नदी, हुगली नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं थी। तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को दोस्तों यहाँ पर इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को यहाँ पर बंगाल का शोक कहा जाता है। ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी समांतर अक्षांश रेखा भारत को करीब एक बार 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो कौन सी समांतर अक्षांश रेखा भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है और यह भारत के कितने राज्यों से जाती है तो आप याद रखेंगे यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और यदि बात करें कौन कौन से राज्य हैं तो आप क्रम से याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है जो भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसकी स्थापना कितने होती है दोस्तों? 1885 महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। और अगर बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे तो सर ए ह्यूम इसके स्थापना करता थे यानी स्थापक थे। और यहाँ पर अगर पूछे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर देखिए जोदड़ो संबंधित मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सारे पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में मोहनजोदड़ो यहाँ पर आपका स्थित है। गुजरात में नहीं है, पंजाब में नहीं है, अफ़गानिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में यहाँ पर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो ये सभी कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि झारखंड से आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा करता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि झारखंड से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। बिहार हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, और एक और आपका हो गया उड़ीसा। कौन सा दोस्तों? उड़ीसा। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 राज्य हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा राज्य कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थल है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थल है। तो आंध्र प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध जी ने जो निर्वाण उनको मिला दोस्तों वह यहाँ पर कुशीनगर में मिला। कहाँ पर दोस्तों? कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध जी का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।